सबसे पहले हम समझते हैं छत्तीसगढ़ में जो मराठा जो प्रशासन है वो कैसा होता था। देखिए ये आपका छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख जो होता था वो होता था सूबेदार। कौन होता था? प्रमुख सूबेदार होता था। और सूबेदार जो है किसका प्रतिनिधि करता था? राजाओं का, नागपुर में बैठे राजाओं का, भोसले वंश के राजाओं का प्रतिनिधि करता था। सूबेदार पूरा छत्तीसगढ़ का मेन प्रमुख होता था। ये सूबेदार जो है, जो छत्तीसगढ़ जो है वो परगना में क्या था? विभक्त था। टोटल कितने परगने थे? 27 परगना उस समय में था, तो 27 परगना में विभक्त था। सूबेदार पूरे छत्तीसगढ़ को चलाने वाला, और परगना को चलाने वाला व्यक्ति होता था कमाविजदार। देखिए भाई, प्रत्येक कमाविजदार जो है 27 परगने तो 27 कमाविजदार। कमाविजदार के सहायता के लिए होता था बड़कर, ये भी एक अधिकारी होता था, बड़कर होता था सहायता के लिए। और जो सबसे जो छोटी इकाई जो इनका होता था वह होता था गोटिया। क्या होता था? गांव के लिए जो होता था गोटिया। अगर हम देखो गोटिया जो पद जो है ये कलचुरी कालीन पद है। मराठा के समय में जो कलचुरी कालीन जो पद चलता था उसी पद के आधार पर ही मराठा काल भी क्या था? संचालित था। उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया उन्होंने, ठीक है, ज़्यादातर बदलाव नहीं किया, बस इतना ही प्रशासन था। सूबेदार, कमाविजदार और गांव का प्रमुख कौन होता था? गोटिया जो है वो आपको होता था। ये तो प्रशासन की बात हो गया। अब हम बात करते हैं जमीनी का। जमीनी क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें तो दो प्रकार का होता था। एक होता था खालसा भूमि, और दूसरा जो भूमि होता था जिसको हम बोलते हैं जमींदारी भूमि। देखिए भाई, खालसा भूमि और जमींदारी भूमि में अंतर क्या था कि खालसा भूमि जो है मराठाओं के, भोसले वंश के राजाओं के प्रत्यक्ष भूमि होता था, उनका अधिकार था, ये उनके अधिकार में था। एक राजा है तो राजा कुछ भी कर सकता है अपने भूमि में, जिसको हम क्या कहते हैं? खालसा भूमि कहते हैं, प्रत्यक्ष भूमि। और जमींदारी भूमि के अंतर्गत जमींदार का उनका स्वयं का भूमि होता था। जमींदार का जो स्वयं का जो भूमि को हम क्या कहते हैं? जमींदारी भूमि हम कहते थे। अब देखिए, जमींदारी भूमि के अंतर्गत जमींदारों का अधिकार तो था, किंतु जमींदार जो थे, जो कर टैक्स, जो कर का, टकोली का जो निर्धारण करने का काम होता था भोसले वंश के राजाओं का। ये समझना है भाई, देख लीजिए, जो जमींदारी जो कर लिया जाता था, टकोली जो लिया जाता था, वो राजा लोग क्या करते थे? निर्धारित करते थे। ठीक, उस समय में कितने जमींदार थे? 32 जमींदार था उस समय में, ठीक है। और जमींदारी पद जो होता था वंशानुगत होता था। क्या होता था? जमींदारी पद क्या होता था? वंशानुगत जो है वो होता था। वंशानुगत का मतलब क्या समझे? कि अगर मेरा जमींदारी क्षेत्र है, मेरे चले जाने के बाद, मेरे मरने के बाद किसका होगा? मेरा पुत्र का होगा, फिर पौत्र का होगा। हाँ, कांग्रेस सरकार में जो है, हाँ कांग्रेस सरकार में वैसे चलते आ रहा है और उसी की वजह से वे बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है ना। अब वंशानुगत पद था, जमींदारी का स्वयं का भूमि जमींदार के अधिकार में ही आता था, ठीक है। बट राजा लोग क्या करते थे? निर्धारण करते थे कर टकोली, जो भी वंश, जो भी शासक यहाँ पर आएगा। तो बस इतना ही है, खालसा भूमि, जमींदारी भूमि, ये समझ में आया? चलो भाई, देख समझते जाने, ये पूरा सिस्टम क्या है पूरा समझना है भाई। अब हम आते हैं अधिकारी में। सबसे पहले हम अधिकारी समझते हैं, कौन कौन से अधिकारी का क्या क्या कार्य था उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सूबेदार। देखिए भाई, सूबेदार का क्या कार्य था? सूबेदार का जो सबसे पहला कार्य तो यही था कि वे जो है भोसले वंश के राजाओं का प्रतिनिधि कहलाता था। भोसले वंश के राजाओं का प्रतिनिधि, सबसे पहला तो यही चीज याद रखना, भोसले वंश के राजाओं का प्रतिनिधि कहलाता था, पहला चीज। दूसरा चीज ये था सूबेदार की अगर नियुक्ति की अगर हम बात करें तो सूबेदार की नियुक्ति जो है कैसा होता था? ये ठेकेदारी व्यवस्था के माध्यम से होता था। अब ठेकेदारी व्यवस्था के माध्यम से हम इसको नीलामी व्यवस्था भी हम कह सकते हैं। कैसा होता था कि जो सूबेदार
वादा करेगा, वचन देगा कि मैं ज़्यादा अधिक से अधिक क्या कर सकता हूँ, छत्तीसगढ़ से वसूली कर सकता हूँ, कर टकोली राजस्व वसूली कर सकता हूँ, उसी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का सूबेदार नियुक्त किया जाता था। ऐसा तरीका था सूबेदार को नियुक्त करने का। तो यहाँ पर सोचो कितना भ्रष्टाचारी होगा। जो सूबेदार पैसा दे के सूबेदार बनेगा, वो छत्तीसगढ़ में जो राजस्व वसूली करेगा उसमें से वो क्या करेगा, भ्रष्टाचारी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। इसी सूबेदारी व्यवस्था को लूटपाट की व्यवस्था कहा गया छत्तीसगढ़ में, कि लूटपाट का व्यवस्था भी है सूबेदार। शुरुआती बिम्बाजी भोसले तक शासन सही था, बट बाद में क्या हुआ, सिस्टम जो है वो खराब हो गया। खैर, तो सूबेदार को याद रखना, पूछा जाएगा पेपर में, क्या सूबेदार व्यवस्था क्या वंशानुगत था क्या? तो वंशानुगत जो है नहीं है, याद रखना ये सबसे पहले तो याद। अब सूबेदार के अधिकार में, सूबेदार के अधिकार में क्या क्या आता था? सूबेदार के अधिकार में आता है सैनिक, सैनिक आता था, असैनिक आता था, सैनिक हो गया, असैनिक हो गया, दीवान, सैनिक, असैनिक, दीवान, इसके अधिकार में आपका आ जाता था। फौजदारी, फौजदारी इनके अधिकार में आ जाता था, और माल विभाग जो है इनके अधिकार में आता था। अब देखिए, सैनिक का मतलब हो गया जो प्रोफेशनल सैनिक, जो युद्ध करने जाते हैं मैदान में, ग्राउंड लेवल में, वो सैनिक की बात किया जा रहा है। असैनिक के उसके बाद किया जा रहा है जो मजदूरी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अपना दैनिक कार्य जो कर रहे हैं वो आपका, बट वो समय पड़ने पर वो क्या करते थे, वो सैनिक का कार्य भी करता था। जैसे कि इजराइल देश है, इजराइल का प्रत्येक नागरिक क्या है, सैनिक है। उत्तर कोरिया जानते हो, किम जोंग, वहाँ का प्रत्येक नागरिक क्या है, सैनिक है। 7 से 10 साल वर्ष उनको क्या करना पड़ता था, सैनिक देना पड़ता था, तो वो असैनिक में आ जाएगा आपका। इजराइल में 2 साल का क्या करना पड़ता है, वो उनको सैनिक उनको सिखाया जाता है। सोचो भारत में भी ऐसा होगा तो अग्निवीर भी वैसे एक प्रकार देखा जाए तो, ठीक है ना। तो अगर भारत के हर एक नागरिक को ऐसा बनाया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, खैर अब भारत जैसे भी है, लेकिन एक समय में आएगा भाई, अगर मान चलो ऐसा स्थिति आ गया भारत में कि भारत में युद्ध का माहौल हो गया, परमाणु बम जंग छिड़ गया पाकिस्तान से, चीन से, तब ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, उस समय में केवल और केवल युद्ध को ही प्राथमिकता दिया जाएगा, सैनिक को ही प्राथमिकता दिया जाएगा। तो उस समय में हर एक व्यक्ति को बनाया जाएगा कि भैया तुमको कैसा हथियार चलाना है, तुमको क्या करना है, हर चीज़ को सिखाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर दीवान, दीवान का मतलब होता है कर, राजस्व वसूली करने का काम दीवान का काम रहता था, ठीक है। जमींदारों के साथ रहता था दीवान। तो ये दीवान इनके अधिकार में सूबेदार के। फौजदारी, फौजदारी जैसे कि आज के समय में हम क्या बोलते हैं, स्पेशल स्टाफ, जो स्पेशल फोर्स होता है ना भाई, कि कहीं पर कोई विद्रोह हो गया है, उस विद्रोह को दबाने का काम किसका होता था, फौजदारी का काम होता था, ठीक है। और माल विभाग का मतलब जो आयात निर्यात जितना भी कार्य, जो आयात निर्यात मतलब क्या समझे, कि जो सामान लाना ले जाना है, जो भी कुछ एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाना है, तो वो सामान का पूरा प्रमुख कौन होता था, माल विभाग, सूबेदार जो है वो आपका जो है होता था। देख लो भाई, और सूबेदार का मुख्यालय क्या होता था, सूबेदार का मुख्यालय होता था रतनपुर, सूबेदार का मुख्यालय जो है रतनपुर होता था। सूबेदार पूरा जो आपका राजस्व वसूली करना का भी अधिकार इनके अधिकार में था। तो याद रखना, राजस्व वसूली, ये हिसाब किताब काम नहीं करेगा भाई, ये राजस्व वसूली का काम करेगा। कोई अगर कोई जमींदार राजस्व नहीं दे रहा है तो बोलेगा, फिर सबक सिखाएगा, भाई तुम्हारा राजस्व कहाँ है, क्यों नहीं दे रहे हो, बताओ क्या कारण है, ये सब चीज़ें। तो ये आपका जो है सूबेदार आपका याद हुआ। अब सूबेदार को याद कर लो तो कमाविजदार जो है सेम कार्य, सूबेदार और कमाविजदार जो है सेम है, बस सूबेदार छत्तीसगढ़ के लिए काम करता है, कमाविजदार एक परगना के लिए करता है। सूबेदार की कमाविजदार की नियुक्ति कौन करता है, तो सूबेदार करेगा। कमाविजदार की नियुक्ति सूबेदार करेगा। कमाविजदार किसकी नियुक्ति करता है, बढ़कर की नियुक्ति करता है, ठीक है। क्रम भाई क्रम समझते जाना भाई। सूबेदार अपने क्षेत्र में क्या करता है, पूरे छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम इसी का है, शांति व्यवस्था बनाए रखना।
हाँ, सूबेदार की नियुक्ति राजा करेगा, सीधी सी बात होगी। सूबेदार की नियुक्ति जो है राजा करेगा, बट राजा एकदम से ऐसे उठा के किसी को सूबेदार नहीं बना पाएगा। मैंने बोला ठेकेदारी, नीलामी वाला, जो ज्यादा वसूली कर लेगा उसी को। किसमें? पता नहीं, ठीक है। देख लो भाई, ये इतना काम देख लो, यही काम कमाविजदार का सेम सेम है भाई, सेम सेम है ना। बस अंतर क्या, सूबेदार की नियुक्ति कौन करेगा? राजा करेगा। कमाविजदार की नियुक्ति सूबेदार करेगा। बड़कर की नियुक्ति कौन करेगा? कमाविजदार करेगा। सेम कार्य जो है कमाविजदार का है, ये समझ में आया। अब आते हैं फडणवीस। फडणवीस जिसको हम बोलते हैं लेखापाल। फडणवीस का काम बस इतना ही होता था कि ये हिसाब किताब करना, राजस्व का पूरा हिसाब किताब करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था फडणवीस। क्या होता था? राजस्व का ये भैया ये राजस्व का हिसाब किताब करने वाला प्रमुख अधिकारी, मतलब राजस्व का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो याद रखना, राजस्व का प्रमुख अधिकारी फडणवीस था। फडणवीस के सहायता के लिए नायब फडणवीस होता था। फडणवीस के सहायता के लिए क्या होता था? नायब फडणवीस होता था। ठीक है, तो ये याद रखना। आज के समय में हम इसको बोलते हैं सीए बोल सकते हैं, चार्टर अकाउंट का जो मेन प्रमुख होता है ना, का वही होता था, यही सब निर्धारित करता था हिसाब किताब का पूरा यही प्रमुख होता था। इसके सील, सिग्नेचर, हस्ताक्षर के बिना कोई भी चीज़ जो है आगे नहीं जाता था। और इसका सहायता कौन? नायब फडणवीस। नायब फडणवीस को पृथ्वी या उप फडणवीस भी कहते हैं, पूछा जा सकता है पेपर में। नायब फडणवीस को क्या कहा जाता है? पृथ्वी या उप फडणवीस भी कहा जाता है, ये समझ में। बड़कर भी एक अधिकारी था, कमाविजदार का सहायता था। बड़कर क्या करता था कि कहीं पर भी कोई भी परगना में कुछ किसी भी प्रकार का कुछ भी हो रहा है, उस सब की जानकारी जो है बड़कर किसको देता था? कमाविजदार को जो है वो देता था। ये क्या करता था? परगने की स्थिति को बताना। इसका काम था फसल की जो दशा है, स्थिति है, जो परगना में क्या क्या हो रहा है उसका, और प्रत्येक मामलों की सूचना की जानकारी बड़कर जो है वो देता था कमाविजदार को। मतलब कि एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, कमाविजदार जो है, मतलब बड़कर जो है कान है कमाविजदार का। कमाविजदार का कान कौन हो गया? बड़कर। वो बताएगा अरे सर यहाँ पर वो हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो ये किसका काम है? बड़कर का काम है। फिर उसके बाद हम आते हैं पटेल। वो जैसे कि मैं क्या हूँ, मान के चलो कमाविजदार हूँ, प्रफुल्ल क्या है? बड़कर है, ठीक है ना। और ये सिमगा हमारा क्षेत्र क्या है? वो एक आपका एक परगना क्षेत्र है, मान के चलो। प्रफुल्ल क्या करेगा? पूरा सिमगा क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, फसल की स्थिति किसका क्या है, ठीक है। राकेश का फसल ऐसा हो गया है, राहुल का फसल की स्थिति के बारे में बताएगा, सर ऐसा था फसल की स्थिति, तो ये खराब बोल दिया, ठीक है ना, ठीक है। धनंजय ने मारा पिटा कर दिया, तुम मुझे बताओगे, ये सब चीज़ें जो मुझे बताओगे, समझ रहे ना। तो इस टीम में हारा जीता है, ठीक है। और तुम तो ये करते आ ही रहे हो इतने समय से, हैं क्या चल रहा है, बढ़कर तुम हो, ठीक है, बढ़ के काम करे भाई। तो बढ़कर का समझ में आ गया काम बहुत। हाँ, अब कमाविजदार सूबेदार को बताएगा, अपने ऊपर का अधिकारी को बताएगा, और सूबेदार राजा को बताएगा। चलो भाई, अब हम आते हैं पटेल। अब पटेल की बात करते हैं। देखो भाई, पटेल का काम क्या था। पटेल को पटेल को जो है ये राजस्व का रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था पटेल। पटेल पद मराठाओं का पद था, जन्म दिया गया पद था। पटेल क्या करता था कि कोई भी फसल की स्थिति के आधार पर राजस्व का निर्धारण का कार्य कौन करता था? पटेल करता था भाई। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोला मैंने, क्या बोला? कि जो भी फसल की स्थिति है,
भूमि का स्थिति है उसके आधार पर कितना पैसा कौन कितना देगा, ये पटेल जो है वो निर्धारित करता था। और ये किनका प्रतिनिधि होता था, मराठाओं का होता था। इसी वजह से इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है भाई पटेल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अब पटेल का ये पद था। बाद में जब ब्रिटिश सरकार आया तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, पटेल पद को हटा दिया अधीक्षक ने, और किसको लाया अपनी जगह, उन्होंने लाया अमीन का। अब अमीन का कार्य और पटेल का कार्य सेम है, कोई अंतर नहीं है भाई, कोई कार्य नहीं है। अमीन और पटेल कार्य एक ही था। ब्रिटिश ने पटेल को क्यों हटाया, पटेल को हटाने का सबसे बड़ा प्रमुख कारक था वो उनके व्यक्ति थे भाई। अगर हम पूरा पैसा का हिसाब किताब पटेल के पास जाएगा तो पूरा जानकारी किसको देगा, मराठों को देगा। भ्रष्टाचारी भी कर सकता है, तो पटेल को क्या कर दो, हटा दो भैया। तो याद रखना पटेल पद जो शुरुआत किसने किया, मराठाओं ने किया था। इसकी जगह ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अमीन पद लाया। मराठा से एज कंपेयर आपका जो ब्रिटिश सरकार जो था, ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था बहुत बढ़िया था, राजस्व व्यवस्था लेने का तरीका। मैंने बताया ना मिस्टर एग्न्यू ने क्या किया था, किस्त वाला 3 बार कर दिया था। काम वर्क लोड ज़्यादा बढ़ गया था, तो वर्क लोड जब काम बढ़ गया था तो अमीन का काम सबसे ज़्यादा होता था। मैंने बोला रीढ़ की हड्डी है पटेल आपका। तो अमीन के लिए क्या किया था, पंड्या नामक जो है अस्थायी राजस्व कर्मचारी का क्या किया, अस्थायी राजस्व कर्मचारी को नियुक्ति किया गया, जो 20 से 30 ग्राम के लिए किया गया। कितना आपका, 20 से 30 ग्रामों के लिए ये किया गया था। अस्थायी सौदा नौकरी, काम रहेगा तो उसको नौकरी मिलेगा, नहीं है तो फिर जाओ, ऐसा आपका, ठीक है। इनके अलावा हम बात करते हैं और है जैसे कि गोटिया में आ जाते हैं। ऊपर को मिटा दो क्या, हाँ, गांव का गोटिया का काम क्या था उसको देखते हैं। देखिए गोटिया, सबसे पहले तो समझते हैं गोटिया क्या है, पद क्या है। गोटिया पद जो था वो आपका एक वंशानुगत पद था। क्या पद था, वंशानुगत पद था। पहला चित्र ये याद रखना। और ये वंशानुगत पद किसके समय में था, कलचुरी कालीन के समय में था। किसके समय में था ये, कलचुरी कालीन के समय में पद था। अब जहाँ पर कोई ग्राम में अगर वंशानुगत पद अगर हो जाए तो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। बुरी बात ज़्यादा है। बुरी बात ज़्यादा क्या पता है कि जहाँ वंशानुगत हो गया, अगर मैं अच्छा ग्राम का गोटिया हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ तो वो अच्छा है, मैंने अच्छा काम किया, बट मेरा पुत्र आया वो अयासी कर रहा है, ऐसी तैसी करके वो पूरा कर रहा है, फिर भी गोटिया बना ही रहेगा। बस वही चीज़ें। तो ये हम इसकी तुलना किससे कर सकते हैं, सरपंच से कर सकते हैं। आज सरपंच अच्छा है, अच्छा काम नहीं किया तो 5 साल बाद उसको बदल देंगे, बदलते नहीं बदलते हैं। तो गोटिया उस समय में पूरे ग्राम के लिए भगवान था भाई। उस समय में गोटिया जो होता था, इसका काम देखो क्या क्या होता था। इसका पहला काम तो जो है मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश होता था ये अपने क्षेत्र का। प्रधान, अपने ग्राम पंचायत में, अपने पंचायत के क्षेत्र में क्या होता था, प्रधान होता था, न्यायाधीश हो गया। और यही पुलिस प्रधान भी होता था अपने क्षेत्र में। ये अपने क्षेत्र में पुलिस प्रधान भी होता था, देख रहे हो। अच्छा मिल गया गोटिया उस समय तो ठीक, नहीं तो गलत। न्यायाधीश प्रधान, पुलिस प्रधान हो गया। और ये सभी प्रकार का कार्य यही पूरा करता था गांव में, पूरा गोटिया पद। और मराठा जो थे गोटिया पद को बनाए रखा, हटाया नहीं। इसने बस एक चेंजेस कर दिया। क्या चेंजेस कर दिया कि जो कमाविजदार होता था, ये क्या करता था, कमाविजदार नियुक्ति करता था। हाँ, गोटिया का नियुक्ति करता था। ये बदलाव किया था इसमें, नहीं, मराठा के समय में गोटिया पद जो था बना हुआ था, ये नियुक्ति कौन करता था, कमा विस। हाँ, मराठा के समय वंशावली को थोड़ा समाप्त किया गया। और उस समय में गांव के गोटिया ने भी क्या किया था, विद्रोह किया था उस समय में, ठीक है ना। क्योंकि वंशावली को जहाँ चेंज करोगे ना भाई, होता है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है
जब 1947 में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, सभी रियासतों को क्या बोला गया कि अब तुम जो है राजा नहीं रहोगे, तुमको विलय करना पड़ेगा। अभी सब राजा कौन सा है, वंशानुगत पद है, और उनका जो राजा राजपाट जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, विद्रोह तो करेगा ही। सोचो, मैं राजा हूँ और मैं राजा होने के नाते अब मुझे बोल दिया जाता है कल से तुम आम आदमी रहोगे, साधारण व्यक्ति। अच्छा लगेगा? नहीं लगे भाई, बहुत बुरा लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। पोतदार, और क्या क्या अधिकारी था पोतदार? देखिए भाई, पोतदार का काम होता था, पोतदार मतलब खजाची। खजाची जानते हो? ठीक है, तिलक सबसे अच्छा जानता, केसिया थूक लगा के पैसा गिनने का काम, का काम किसका है? पहले थूक लगा किया जाता था, लेकिन आज के समय में मशीन आ गया भाई। ठीक है ना, कोरोना के टाइम में अगर ऐसे थूक लगा के करे उस समय में, तो आदमी तो ऐसे डर जाएगा। नहीं, तुम अपना पैसा रखो भाई, इसको सैनिटाइज करो, बिना सैनिटाइज करने तो देना ही मत मेरे को। हाँ, तुम महामारी फैला रहे हो तुम इसी, ठीक है ना। क्योंकि आज के समय में लोग जो है, तुम एटीएम से पैसा कितना भी काउंट करके दें या कैशियर कितना मशीन से भी पैसा क्यों नहीं दें, हम भारतीय लोग क्या करते थे, थूक लगा के हम क्या करते, गिनते हैं। हमको भरोसा ही नहीं किसी के ऊपर में, नहीं, खास करके पैसे के मामले में हम भारतीय लोग तो भरोसा करते ही नहीं। तो हाँ, यही बात बताओ, जैसे फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, हाँ, यही जाति। देखो, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज जब आए भारत में, तो उन्होंने देखा कि यार भारत में यार बहुत सारे सिस्टम है, धर्म है, इन धर्मों को यार कैसे हम कैटेगरी वाइज, कैटेगरी मतलब हम क्या करें उसको किस प्रकार से बांटें, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कार्यों के आधार पर जाति बांट दिया। खजाची मतलब कि पैसे, खजाची पैसा का हिसाब किताब करने वाला, गिनने वाला, जो क्या बोलेंगे उसका, खजाने का हिसाब किताब करने वाला खजाची हो गया। पंडरी पांडे, पंडरी पांडे, पंडरी पांडे का काम होता था कि इसका काम होता था आबाकारी का, जो आबाकारी समझते हो, आबाकारी अधिकारी जो होते थे, जो मादक द्रव्य पदार्थ होता है उनका हिसाब किताब का काम कौन करता था? हाँ, जो मादक द्रव्य पदार्थ मतलब कि क्या बोल रहा हूँ मैं, शराब हो गया, नशीली वस्तुओं का जो हिसाब किताब करने वाला, राजस्व हिसाब किताब करने वाला कौन होता था? पंडरी पांडे होता था। इनके अलावा कोतवाल होता था, चौहान होता था। कोतवाल के बारे में बता देता हूँ नीचे। हाँ, हाँ, देखो भाई, कोतवाल को टहलू कहा जाता था। मैं क्या बोलूँ इसको, पुलिस बोल सकता हूँ भाई, पुलिस ही है कोतवाल। तो कोतवाल का गाँव वाला कोतवाल, हाँ देखो, कोतवाल जो है, टहलू जो है दो प्रकार का होता था। एक गाड़ा कोहलू टहलू, एक होता था गाड़ा, ठीक है, और एक होता था गाड़ा, और एक होता था चौहान, एक होता था चौहान। देखो, चौहान होता था पहरेदारी का काम करता था। पहरेदारी समझ में आ गया? जो राजा महाराजा के या गेट में, द्वार में जो पहरेदार का जो है वो काम किया जाता था। वो सारा पहलू का काम होता था। जो घर का जो निवासी है, जो घर में जो निवासी जो है, उनका रक्षा करने का काम किसका होता था? गाड़ा पहलू का काम होता था। ठीक है ना, ये हो गया। माल चपरासी मतलब कि, अब चपरासी का काम क्या होता है जानते हो यार? इसको बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। चपरासी का काम एक फाइल को दूसरे फाइल से ट्रांसफ़र करना, ये चपरासी का काम है। और आज के समय में चपरासी कितना महत्वपूर्ण कार्य हो गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य हो चुका है। क्योंकि एक फाइल से दूसरा फाइल ट्रांसफ़र करना, देख रेख करना, इसी का ही कार्य है। सोचो, आज के समय में इतना बेरोजगार हो गया कि पीएचडी लेवल के लोग भी चपरासी का फॉर्म भरते हैं नौकरी के लिए। ठीक है ना, तो ये दुर्भाग्य है भाई आज के समय में। तो क्या बोले, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलेगा, लड़की मिलेगा भाई, हैं? ठीक है,
ठीक है। चिटनिस और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि चिटनिस, चिटनिस यानी कि सचिव होता था, सचिव, सचिव को चिटनिस कहते थे। और बक्सी, बक्सी होता था सेना, बक्सी सब जाती है, सेना का प्रमुख, सेना का प्रमुख करता धरता ये जो है होता था, भुगतान प्रभारी होता था बक्सी, सेना का प्रमुख होता था। और ये जैसे किसी को समझाया था, कोई भी सेना में जो भी काम किया जा रहा है, किसको क्या देना है, क्या हथियार देना है, लेना है, वो बक्सी का जो है वो काम होता था। और नविस, नविस होता था, नविस, नविस जो है सील, जो सील लगाते हैं, मुहर लगाते हैं, उसका प्रमुख होता था। कौन कौन होता था? नविस होता था। समझ। सबसे पहले हम आते हैं टकोली। टकोली कर बार बार शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये लिया जाता था जमींदारों से लिया जाता था। केवल जमींदारों से जो लिया जाने वाला कर को क्या कहते हैं? टकोली कर जो है वो कहा जाता है। सायर, सायर कर होता था आयात निर्यात पर कर। आयात निर्यात समझ में आ गया कि एक वस्तु को मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे राज्य में भेज रहा हूँ, दूसरे राज्य से वस्तु आ रहा है तो उसके बीच में क्या लगता है? कर लगता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? आयात निर्यात कर, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर लगता था, बट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर दिया? सबको एक कर दिया कि एक ही कर लगेगा। ठीक है ना, अलग अलग राज्य में अलग क्यों? तो आयात निर्यात कर को क्या बोलते हैं? सायर कर कहते हैं। कलाली, कलाली यानी कि आबाकारी कर। आबाकारी कर का मतलब समझ में आ गया कि जो दारू शराब वराब में जो लगता है कर, उसी को क्या बोलते हैं? आबाकारी कर कहते हैं। पंडरी, पंडरी कर यानी कि गैर कृषि कर। गैर कृषि कर का मतलब क्या हो गया? जो कृषि कार्य नहीं करते हैं, जो व्यापार धंधा पानी जो करते हैं, उनसे क्या लिया जाता था? पंडरी कर लिया जाता था। तो उस समय में पंडरी कर बढ़ई, कुम्हार, नाई, गोड़, ये सब क्या है? खेती में आते हैं क्या? नहीं आता है। तो गैर कृषि कर सिंपल है, जो खेती किसानी जो कर रहे हैं उससे नहीं लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? जो खेती किसानी नहीं कर रहे। सेवई, नाम कितना अच्छा है सेवई, लेकिन अर्थदंड जुर्माना क्या है आपका? अर्थदंड जुर्माना का वाला कर को क्या बोलते हैं? सेवई कर कहते हैं। तो उस समय में किसी को सेवई दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सेवई ही दिया जा रहा है, आपका अर्थदंड जुर्माना दिया जा रहा है। महल, महल होता था खालसा जमीन पर लगान कर। जो खालसा जमीन जो है उन पर, अब राजा ने मान के चलो, खालसा जमीन किसके अधिकार में आता है? राजा के अधिकार में आता है। राजा किसी को दे दिया खालसा जमीन, छोटा मोटा क्षेत्र दे दिया खालसा जमीन को, तो राजा क्या करता था? अपने हिसाब से यहाँ पर कर लेता था। पट्टी, पट्टी शब्द सुनोगे कि किसी का घर जो है, मकान, जैसे कि शंकर नगर मोहल्ला, ये लगानी जमीन नहीं है, पट्टा वाला जमीन है। पट्टा समझते हो? सरकार के द्वारा दिए जाने वाला एक जमीन होता है जो 20 साल 30 साल 50 साल तक दिया जाता है। बाद में सरकार चाहे तो उसको क्या कर सकता है? अधिकार में ले सकता है। तो ये पट्टी का मतलब ये होता था घरों पर लगाया गया कर। उस समय में घरों पर लगाया गया कर, यानी कि घर कर किसको कहते हैं? पट्टी कहेंगे। जूहा, जूहा पट्टी, गैर कृषि कर पंडित नहीं, मैंने क्या बताया? गैर कृषि कर का मतलब ये हो गया जो व्यक्ति कृषि नहीं कर रहा है, जो धंधा पानी व्यापार जो कर रहे हैं, उनसे लिया जाता था गैर कृषि कर, यानी कि कौन सा? पंडरी कर। जूहा पट्टी, देख लो भाई, जूहा पट्टी का मतलब क्या होता था कि जो नांगर जानते हैं, आज के समय में तो क्या होता है? मशीन से हल का जो कार्य हो रहा है। जूहा पट्टी जो है नांगरों पर लिया जाता था कर। जिसके पास जितने नांगर होता था, नांगरों पर जो है कर लिया जाता। नांगर समझ में आ गया? हल की जुताई उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता था भाई, नांगर का कार्य हर व्यक्ति के पास खेती किसानी उस समय में होता था, तो लगाया जाता था। है
जूहा पट्टी, हाँ जूहा पट्टी, टोयांग पट्टी। पहले लिख लो, पहले हो गया ना, लिखते जाना। हाँ, टोयांग पट्टी होता है बंजारों पर लगाया जाता कर। हाँ, बंजारों पर कर लगाया जाता था। देखो आज के समय में इंटरटेनमेंट के लिए क्या है, इंस्टाग्राम का रील्स है जिसका ठुमका लगा के हम लोग देख रहे हैं, फेसबुक है और टीवी है, मूवी देख रहे हैं, ये इंटरटेनमेंट का साधन आज के समय में। तो आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें भी पैसा दे रहे हैं। हाँ, जियो कंपनी को पैसा दे रहे हैं। उसी प्रकार से बंजारे लोग क्या करते थे, वो गांव-गांव में, शहर में, नगर में जाते थे और क्या करते थे, डांस करते थे। लड़का लड़की आके डांस कर रहा है, ऐसे वो क्या बोलते हैं, पूरा माहौल बना के। तीर्थ स्थान पर कर, तीर्थ स्थान पर व्यापार करने पर कर, व्यापार हाँ करने पर कर। देखो ये कर क्या होता था, एजरा कतरा में, हाँ अभी भी लेते हैं कि अगर आप कोई मंदिर, देवता धाम, तीर्थ स्थल है, वहां पर आप क्या कर रहे हो, आपका दुकान है, दुकानदारी कर रहे हैं, तो वो दुकानदार क्या करता था, जो है राजा को कर दिया करता था। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल है। बाजार लगता है, वो कर आपका हो गया। उबली, उबली का मतलब होता है नजराना, वार्षिक नजराना, जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक नजराना, जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक नजराना। नजराना समझ में आता है, पेश किया जाता था पहले कि एक जमींदार जो है अपने राजा को खुश करने के लिए कि महाराज ये देखिए मैं इतना ये लाया हूँ, फलाना ठिकाना जो भी है, सोना चांदी हीरा मोती गहने, ये नजराना पेश कर रहे हैं। उसी नजरानों को क्या बोला जाता है, उबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उबली कहा जाता है। अब आते हैं भात खवाई में। कोई भात खवाई का मतलब क्या था कि कोई बिरादरी से बाहर हो गया। अब बिरादरी से कब बाहर होता है, व्यक्ति अदर जात से शादी कर लिया या कुछ ऐसा कांड कर दिया कि जात बिरादरी से बाहर हो चुका है, तो जो उसको फिर से पुनः मिलाने के लिए क्या किया जाता था, भात खवाई कर होता था। समझ में आ गया, भात खवाई, हाँ लिख लो भात खवाई का। यह टैक्स जो व्यक्ति जात, क्या लिखेंगे, पुनः जात में शामिल होने के लिए, जात बिरादरी में पुनः जात बिरादरी में शामिल होना, पुनः जात बिरादरी में शामिल होने के लिए भात खवाई कर लिया जाता था राज्य के द्वारा उस समय में। ये हो गया। और क्या घाट तो सिंपल है। घाट कर क्या होता था, जो नदी पार करने पर, नदी पार करने पर कर। देखो भाई, नदी पार करवाना उस समय बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता था ना। आज के समय में पुल है, गाड़ी घोड़ा है, तो टेंशन नहीं हमको। तो नदी पार करने से एक जगह दूसरा जगह वो बहुत सेफ कर होता था उस समय में। ठीक है। जुआ कर, जुआ खेलने वाले विजेता, विजेता से लिया जाता था कर। विजेता से क्या किया जाता था, लिया जाता था कर। तो आज के समय में भी होता है। ड्रीम 11 में पैसा जीतोगे 37% जो है TDS काट दिया जाता है। KBC देखियो 7 करोड़ बोलते जीता है भाई, वो 7 करोड़ जीता है, बट उसको जाके मिलेगा 3.5 या 4 करोड़ रुपए उसको मिलेगा उसको। ठीक है ना। हाँ, तो ये सभी कर देख रहे हो, ऐसा होता है पूरा जितना। अगर कोई व्यक्ति आपको, हाँ 4.5 करोड़ ऐसे कुछ, हाँ ठीक है। और इनके अलावा इधर देख लो, देखो टोपो कुन्हारी पट्टी हो गया। देखो इधर बगीचा, बगीचा पर कर लिया जाता था। टोपो कुन्हारी पट्टी बगीचा पर कर लिया जाता था। और कोसा में, कोसा के फसल में अमराई, अमराई मतलब समझ में, आम इमली के फसल, आम इमली के, कोसा मतलब कोसा के उत्पादन में कर, अमराई मतलब आम और इमली पर कर।
जो काम कर रहा है आम इमली का उस समय बहुत चलता था। और उन्हारी का मतलब होता है गेहूं, गेहूं के उत्पादन पर कर, गेहूं के उत्पादन, हाँ गेहूं के उत्पादन है, गेहूं की खेती पर संबंधित कर भी होता था उस समय में, मराठा के समय में। लिखना मुन डोना क्या क्या था देख लो भाई। मुन डोना 3-4 तो इंपॉर्टेंट इसमें। मुन डोना हो गया, पहले लिखते जाओ भाई। मुन डोना हो गया पहला। दूसरा जो है चूरी परावन, चूरी परावन, चूरी परावन हो गया। और साउन, साउन और पैठू, पैठू विवाह संबंधित कर में देख लो भाई को भाई। मुंडोना का मतलब क्या होता था कि जैसे कि कोई व्यक्ति विवाह कर रहा है, अब विवाह करेगा तब भाई लड़का लड़की दोनों पक्ष में विवाह होगा होगा तो लड़का लड़की के जो दोनों पक्षों से क्या किया जाता था, कर लिया जाता था, जिसको क्या कर कहा जाता था, मुन डोना कर कहा जाता था। जिसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, विवाह कर। समझ में आ गया। लड़का लड़की विवाह करेगा तो दोनों पक्षों को पैसा देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तो बहुत कम होता था कीमत में समय में कर आपका ये, ठीक है। चूरी परावन कर, देखो चूरी परावन कर क्या होता था, पुनर्विवाह, पुनर्विवाह कोई व्यक्ति कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, चूरी परावन का मतलब होता है पुनर्विवाह करने पर एक प्रकार से जुर्माना बोल सकते हैं इसको। पुनर्विवाह पर एक प्रकार से जुर्माना कर। समझ में आया? बड़ा इंटरेस्टिंग करता। उन माता पिता पर लगाया जाता था जो विधवा को अपने घर में रखे हुए हैं और उनका शादी नहीं कर रहे हैं। पैठू कर क्या होता था, विवाह तोड़कर कोई नए रिश्ता बना रहा है, विवाह तोड़कर कोई नया रिश्ता बनाया है, उसको हम बोलते हैं पैठू कर बोलते हैं। मोकासा में क्या होता था, ब्राह्मणों को दिया गया ग्राम, ठीक है ना, पूरा ग्राम जो है ब्राह्मणों को दिया जाता था, दान दिया जाता था, जिसको क्या कहते थे, मुकासा। धर्मदाय, धर्म के नाम पर दिया गया दान, धर्म के नाम पर बहुत सारे दान होते कि नहीं होते में, उसको क्या बोला जाता है, धर्म के नाम पर दिया गया ये दान हो गया। देव स्थान, मंदिर के नाम पर दिया गया ग्राम, मंदिर के नाम पर जो है ग्राम को पूरा दान कर दिया जाता था। उनके खर्चा, जैसे एक मंदिर को पूरा चलाना है तो पूरा ग्राम क्या कर दिया जाता था, दान कर दिया जाता था। जो भी वसूली जो भी होता था, उससे पैसा इकट्ठा होता था, वो पैसे का खर्चा किस में लगाया जाता था, मंदिर में लगाया जाता था। और नमनुक, ब्राह्मणों को दिया गया भूमि दान। इसमें और इसमें अंतर है भाई, समझना। इसमें हाँ गांव, और इसमें एक भूमि दान किया जा रहा है। कोई बड़ा ब्राह्मण है तो उसको ग्राम में दिया जा रहा है मुकासा, कोई छोटा अगर ब्राह्मण है तो क्या है, भूमि दान। उस समय में ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा महत्व था भाई। हाँ, क्योंकि उस समय में 4 व्यवस्था था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण हमेशा उच्च कोटि में रहा है। बस यहाँ से हमारा जो है मराठा कालीन जो है समाप्त होता है।